हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के बारे में। बैक्टीरियोफेज जो ये टॉपिक है, इसमें कई सारे हम पॉइंट्स को या हेडिंग्स को इंक्लूड करेंगे। लाइक बैक्टीरियोफेज से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज होता क्या है, उसको जानेंगे। बैक्टीरियोफेज के टाइप्स को जानेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, एंड लास्ट वन विल बी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फेज पार्टिकल्स। देखिए, आपको पहले ही बता दें कि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इसके कुछ पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अदरवाइज़ कोशिश ये करेंगे कि इसी वीडियो में ये सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। ये एक बैक्टीरियोफेज का T2 बैक्टीरियोफेज का ये डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, गिवन है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफी से लिया गया, इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन शो किया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, एक छोटा सा अपडेट है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक पोल दिया था जिसमें आपसे क्वेश्चन किया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को होना चाहिए। उसमें बैक्टीरियोफेज, टीएमवी और प्रोटोजोआ मैंने ऑप्शन दिया था। प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन एंड उसके लोकोमोटर ऑर्गन्स को लेके। तो आपका जो मैक्सिमम वोटिंग थी वो टीएमवी को लेके था। तो आपको बताना चाहूँगा कि टीएमवी का वीडियो जो है ऑलरेडी यस पार्टनर यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर भी क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वहीं प्रोटोजोआ का न्यूट्रिशन और लोकोमोटर ऑर्गेनल्स का भी वीडियो जो है अवेलेबल है इसी पे, तो उसको भी देख सकते हैं। एंड सेकंड थिंग कि नया वीडियो जो है टीएमवी पे वो जल्दी आएगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जब भी आए तो आपको पता चल जाए। तो अब वीडियो में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियोफेज। देखिए, इस वर्ड का जो मीनिंग है बैक्टीरियोफेज, ये आया है बैक्टीरिया से और फेज से। फेज वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है टू ईट। ग्रीक वर्ड है फेजीन। ओके, ग्रीक वर्ड फेजीन से जो है ये फेज वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है टू ईट। तो बैक्टीरियोफेज का मीनिंग क्या हो गया कि वो फेजेस जो बैक्टीरिया को खाते हैं या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। बैक्टीरियोफेज एक्चुअल में क्या है, ये एक वायरस है। इट इज़ अ वायरस जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स पे, इसीलिए इन्हें वायरसेस ऑफ बैक्टीरिया कहा जाता है। आगे बताया जा रहा है कि हार्डली एनी बैक्टीरियल स्पीसीज गेट रीड ऑफ इट मीन्स इन्फेक्शन। एक्चुअली लगभग सारे बैक्टीरिया पे ही ये जो वायरसेस होते हैं बैक्टीरियोफेज, ये लगभग सारे बैक्टीरिया के बैक्टीरियल स्पीसीज पे अटैक कर पाते हैं। इसलिए लिखा गया यहाँ पे हार्डली एनी बैक्टीरियल स्पीसीज गेट रीड ऑफ इट, कि शायद ही कोई बैक्टीरियल स्पीसीज इनके अटैक से बच पाती हो। अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी कैसे हुई। तो 1915 में F.W. ट्वॉर्ड एंड 1917 में F.D. हेरेल्ले, ये दो लोगों को श्रेय दिया जाता है बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी को लेके। लेकिन इन दोनों लोगों ने अलग अलग जो है इसकी खोज की थी बैक्टीरियोफेज की, इसलिए समय भी अलग अलग है, 1915 और 1917। ओके, इंडिपेंडेंटली इन्होंने खोज किया था इसका। और सॉइल बैक्टीरिया से, कहाँ से खोजा था इसे, तो सॉइल बैक्टीरिया से इसे फाइंड आउट किया था। देखिए, आपको बता दें कि इसकी खोज को लेकर जितनी एक्साइटमेंट हुई थी उस दौरान, उतना ज़्यादा इसका प्रभावशाली रिजल्ट नहीं मिला। उसका रीज़न है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे क्यों ऐसा हुआ कि बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी को लेकर जितना एक्साइटमेंट था वैसा रिजल्ट नहीं आया। ओके, आगे देखते हैं यहाँ कि दे कॉल्ड वायरसेस विच डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एज बैक्टीरियोफेज मीन्स ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया। मीन्स F.W. ट्वॉर्ड एंड F.D. हेरेल्ले ने, इन दोनों लोगों ने क्या बोला कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं, बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, उन्हें हम बैक्टीरियोफेज कहेंगे। यहाँ बैक्टीरियोफेज का मीनिंग आता है ईटर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज को सिंपली फेजेस भी कहा जाता है। फेजेस का मीनिंग क्या हो गया कि टू ईट। ओके, तो वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं वो बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं या सिंपली फेजेस कहलाते हैं। ये यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, जब F.W. ट्वॉर्ट और F.D. हेरेल्ले ये इस बैक्टीरियोफेज फेज की जो खोज कर लिए थे, बैक्टीरियोफेज की जब खोज कर लिए थे, तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा, बैक्टीरिया को एक डिश में उन्होंने कल्चर किया, और जैसे ही इस वायरस को, बैक्टीरियोफेज को उसमें इंट्रोड्यूस कराते थे, तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो रुक जाता था। तो इससे इन्होंने ये पाया कि भाई ये जो फेनोमेना हो रहा है, ये जो प्रोसेस क्या हो रहा है कि बैक्टीरियल सेल जो है वो डेड कर जा रही हैं। जैसे ही हम इस वायरस को, बैक्टीरियोफेज वायरस को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं उस डिश में जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो इस फेनोमेना को एक नाम दिया गया कि द फेनोमेनन ऑफ डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया बाई फेजेज इज सेट टू, क्या कहा गया इसे, ट्वॉर्ट डी हेरेल्ले फेनोमेनन। ट्वॉर्ट डी हेरेल्ले फेनोमेनन, इन दोनों लोगों के नाम से इस फेनोमेना को नाम दिया गया कि ये जो फेनोमेना होगा जिसमें बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग फेजेज इन दैट डिश, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, तो इसे ट्वॉर्ट डी हेरेल्ले फेनोमेनन बोला गया। ओके, आगे देखेंगे कि बैक्टीरियोफेजेज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अब यहाँ देखिए एक वर्ड है ऑब्लिगेट। क्या मीनिंग होता है ऑब्लिगेट का? ऑब्लिगेट मीन्स होता है आप जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा निर्भर हो, ठीक है, उसके बिना उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं हो, सर्वाइव नहीं कर पाए वो, तो ऐसे ऑब्लिगेट कहा जाता है। हिंदी में इसका मीनिंग लाचार होता है। ओके, तो बैक्टीरियोफेजेस कैसे पैरासाइट होते हैं? परजीवी होते हैं, लाचार परजीवी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एक होस्ट चाहिए, ठीक है, रिप्लिकेशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए एक होस्ट चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि बैक्टीरियोफेजेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड आर फाउंड इन ऑल सच हैबिटेट्स वेयर बैक्टीरिया कैन सर्वाइव।
है। मीन्स जहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा ये बैक्टीरियोफेजेस भी सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि बैक्टीरियोफेज जो है ये बैक्टीरिया के बॉडी में, बैक्टीरिया के अंदर ही तो ग्रो कर रहे हैं ये। क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये चाहे फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, सॉयल है, सीवेज वाटर है, मिल्क है, नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, या यहाँ तक कि कुछ बर्ड्स या ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में जो कंटेंट होता है उस कंटेंट में भी प्रेजेंट होते हैं। तो सलाइवा से लेके ब्लड है, ठीक है, नाजल एक्जुडेट है। एक्जुडेट का मीनिंग यहाँ समझ लीजिए, एक्जुडेट मीन्स होता है रिसाव, ठीक है। तो किसी तरह का रिसाव हमारी बॉडी से जो हो रहा होता है उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो इस चीज़ को ही यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि जो भी एक्जुडेट होगा, नाजल एक्जुडेट हो चाहे पस हो हमारी बॉडी से निकलने वाला, चाहे किसी भी एनिमल से, तो उसमें बैक्टीरिया होगा। जो जहाँ बैक्टीरिया ग्रो करेगा वहाँ ये बैक्टीरियोफेजेस भी ग्रो करेंगे। ओके, आगे देखते हैं कि इट्स डिस्कवरी लेड टू ग्रेट एक्साइटमेंट। वही चीज़ आ गया यहाँ पे जो अभी बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ था इसकी डिस्कवरी को लेकर, लेकिन हुआ क्या? अब यहाँ पे उससे हम देखेंगे, होप्ड इट वुड सर्व एज एन इफेक्टिव एंड सिंपल वे टू कॉम्बैट बैक्टीरियल डिजीजेज। इसकी डिस्कवरी को लेकर बैक्टीरियोफेज की जब खोज हुई 1915 और 17 में, तो ये मान के चला गया कि अब इसकी डिस्कवरी के बाद जो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेज होंगे हम उससे फाइट कर पाएंगे बहुत ही आसानी से और प्रभावी तरीके से। लेकिन हुआ क्या? इससे पहले 1910 में पहला एंटीबायोटिक जिसका नाम था सलवारसन इसकी खोज की थी पाउल एरलिक ने, जो कि इम्यूनोलॉजिस्ट थे, ठीक है। ये सलवारसन जो है ये साइफिलिस नाम की एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता था। सलवारसन पहला मैन मेड एंटीबैक्टीरियल एजेंट था, लेकिन इसे भी ट्रू एंटीबायोटिक नहीं माना गया जब तक कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट ट्रू एंटीबायोटिक दैट इज़ पेनिसिलिन की खोज नहीं कर दी। और जैसे ही ये पेनिसिलिन की खोज होती है ST मैरीज हॉस्पिटल इन लंदन, जहाँ पे ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एज अ प्रोफेसर थे बैक्टीरियोलॉजी के, तो पेनिसिलिन की खोज होते ही ये गोल्डन एज माना जाने लगा एंटीबायोटिक्स का, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक्स इसलिए क्योंकि अब आगे चल के कुछ ही सालों बाद 1915 और 17 में इस बैक्टीरियोफेज की खोज हुई। सोचा गया कि बैक्टीरियल डिजीजेस का इससे हम फाइट कर सकते हैं इन डिजीजेस के खिलाफ। लेकिन 1928 में ही क्या होता है कि पेनिसिलिन की खोज हो जाती है, ट्रू एंटीबायोटिक की खोज हो जाती है, तो इसका यूज़, फेजेस का यूज़ बहुत कम हो जाता है। इनका यूज़ जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि गिर जाता है लेवल, इनके जगह पे पेनिसिलिन का यूज़ होने लगता है। आगे देखेंगे ड्यू टू इंट्रोडक्शन, आगे हमने बट तक देखा था कि हुआ क्या, मीन्स इनकी डिस्कवरी के बाद भी हुआ क्या कि ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फेज थेरेपी हैज़ ओनली लिमिटेड यूज़ इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज। क्योंकि एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक का इंट्रोडक्शन हो गया था, तो फेज थेरेपी को लेके जो इस्तेमाल था वो लिमिटेड रह गया, बहुत सीमित रह गया, ठीक है। केवल प्रोफाइलैक्सिस लाइक इन्फेक्शियस डिजीजेस के प्रोफाइलैक्सिस का मीनिंग होता है प्रिवेंशन, मीन्स इन्फेक्शियस डिजीज ना हो, केवल इसकी प्रिवेंशन के लिए ही हम फेजेस का इस्तेमाल करने लगे। अदरवाइज मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए एंटीबैक्टीरियल वो जो है पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाने लगा उसके बाद से। तो ये रीज़न था। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। Although phases are known to occur in all bacteria, but most of the work has been done on the phases that attack Escherichia coli, that is E. coli। क्या बताया जा रहा है कि बैक्टीरिया लगभग सारे बैक्टीरिया पे ही ये जो फेजेस होते हैं वो अटैक करते हैं, बट मोस्टली जो फेजेस की स्टडी की गई है वो Escherichia coli पे किया गया है। वो फेजेस जो Escherichia coli पे अटैक करते हैं उन पे ज़्यादा स्टडी किया गया है, एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया है। ओके, देन हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ फेजेस। जैसा कि गिवन है यहाँ पे, ऑफ मेनी आर्बिट्रेरी ग्रुप्स क्लासिफाइड, सम ऑफ द ब्रॉड ग्रुप्स आर मेंशन्ड हियर। कई सारे ग्रुप्स हैं, देखिए फेजेस के लिए कई सारे ग्रुप्स बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ ब्रॉड ग्रुप, यहाँ पे 2 ब्रॉड ग्रुप को इंक्लूड किया गया है। इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्या क्या कौन कौन से ग्रुप हैं? तो फर्स्ट वन इज टी फेजेस एंड सेकंड वन इज वायरुलेंट एंड ए वायरुलेंट फेजेस। फर्स्ट हम जानते हैं टी फेजेस के बारे में। टी फेजेस में T1 फेज टू T7 फेज, मीन्स फेज T1 से फेज T7 तक इसमें स्टडी करेंगे। यहाँ T का मतलब होता है टाइप, ओके, टाइप 1 से टाइप 7 तक। अब इस टी फेज को भी 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, जहाँ पे ए है टी इवन फेजेस। इनमें जो एग्जांपल है देखिए इवन नंबर वाले फेजेस हैं, लाइक T2, T4, T6। बी टी ऑड फेजेस हैं, इनमें ऑड नंबर वाले फेजेस हैं, लाइक T1, T3, T7। बट एक और है ऑड नंबर जो कि 5, इसको सेपरेट किया गया है T5 फेज को, लाइक 3 सब ग्रुप्स हो गए ये। एंड सेकंड जो ग्रुप है वह है वायरुलेंट एंड ए वायरुलेंट फेजेस का। यहाँ पे वायरुलेंट को लाइटिक कहा जाता है, बिकॉज जब ये वायरुलेंट फेजेस अटैक करते हैं किसी बैक्टीरिया पे तो वो बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए ऐसे वायरसेस को वायरुलेंट कहा जाता है। एंड सेकंड वन इज ए वायरुलेंट फेजेस। ए वायरुलेंट फेजेस ये टेम्परेट होते हैं, या इन्हें लाइसोजेनिक फेज भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे फेजेस होते हैं जो बैक्टीरिया के साथ खुद का DNA भी रिप्लिकेट करते चलते हैं।
ठीक है, बैक्टीरिया भी ग्रो करता है और खुद भी ये फेजेस भी ग्रो करते रहते हैं। कैसे ग्रो करते हैं एक एक करके जानते हैं। फर्स्ट वन, टी फेजेस। टी फेजेस के बारे में बताया गया है। टी फेजेस में जैसा कि पहले मेंशन किया गया कि T1 से लेकर T7 फेज तक इसमें इंक्लूडेड होंगे। इनका क्या कैरेक्टर है, कैरेक्टर जान लेते हैं कि प्रेजेंस ऑफ अ टेल, कि टी फेजेस में एक टेल, एक पूंछ उपस्थित होगी। फेजेस के कई सारे ग्रुप्स में से ये जो टी फेजेस का ग्रुप है ये लार्जेस्ट ग्रुप है। ओके, एंड यही वो ग्रुप है जिसकी स्टडी भी बहुत ज़्यादा की जाती है, मोस्ट एक्सटेंसिवली इसकी स्टडी की जाती है आज भी और पहले भी की गई है। ओके, एंड थर्ड इसका कैरेक्टर कि कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डीएनए होता है कैसा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। एंड थर्ड कि ये टी फेजेस को 3 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट वन इज टी इवन फेजेस, T2, T4, T6। सेकंड वन इज टी ऑड फेजेस, T1, T3, T7 एंड थर्ड वन विल बी T5 फेजेस। टी इवन फेजेस में फर्स्ट देखेंगे कि जेनेटिकली एंड सेरोलॉजिकली क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ये क्या मीनिंग है इसका, जेनेटिकली और सेरोलॉजिकली का? देखिए, जेनेटिकली मीन्स हो गया यहाँ पे डीएनए होता है, चाहे T2, T4, T6 इन सब का डीएनए जो है वो सिमिलर होता है। एंड सेकंड वन इज सेरोलॉजिकली क्लोजली रिलेटेड होते हैं। तो सेरोलॉजिकली मीन्स है इनका जो फॉर्मेशन है, जो प्रोटीन इनकी बॉडी पे यूज़ किया गया है, ठीक है, वो प्रोटीन जो होता है वो सिमिलर होता है। जैसे उनके सरफेस पे जो प्रोटीन है फॉर एग्जांपल वो सिमिलर होगा। और कैसे पता करते हैं ये, तो क्योंकि जब कोई एंटीबॉडी यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए, तो ये जो टी फेजेस होते हैं T2, T4, T6 ये सब एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि ऐसे इन्हें बताया गया है कि ये जेनेटिकली एंड सेरोलॉजिकली क्लोजली रिलेटेड होते हैं। ओके, सेकंड वन कि हैव एन एंगुलर हेड एंड अ कॉन्ट्रेक्टाइल टेल। हेड कैसा होता है इनका, एंगुलर। एंगुलर का मतलब क्या है कि भाई इनका हेड जो होगा वो इस तरह से हेक्सागोनल इनका हेड जो है वो फॉर्म होता है। इसे बोला गया एंगुलर हेड होगा एंड कॉन्ट्रेक्टाइल टेल, और इसमें एक टेल होगी जो कॉन्ट्रेक्टाइल होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल मीन्स होता है जो संकुचन कर सके। थर्ड वन इज देयर मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरियल सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बैक्टीरियल डीएनए, द लेटर इज रैपिडली डिस्ट्रॉयड फॉलोइंग इन्फेक्शन। जो टी इवन फेजेस हैं इनका मल्टीप्लिकेशन बैक्टीरियल सेल में होने वाले मल्टीप्लिकेशन से इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स ये अपना मल्टीप्लिकेशन खुद ही करते हैं, अपनी संख्या खुद ही बढ़ाते हैं। और क्योंकि ये जैसे ही एंटर करते हैं बैक्टीरिया के सेल में, तो होता क्या है कि ये अपना ग्रोथ कराने लगते हैं और बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है। ओके, दैट इज द रीजन कि लिखा हुआ है यहाँ पे कि द लेटर रैपिडली डिस्ट्रॉयड फॉलोइंग इन्फेक्शन। मीन्स यहाँ बैक्टीरियल डीएनए जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है बहुत तेज़ी से इनके इन्फेक्शन करते ही। ठीक, फोर्थ यहाँ पे पॉइंट है कि यहाँ पे गिवन है देयर डीएनए कंटेन्स अ यूनिक बेस। कौन सा यूनिक बेस रखता है इनका डीएनए टी इवन फेज का, तो नाम है इसका 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन। जबकि अदर जो फेजेस हैं नॉर्मली उनमें साइटोसिन जो बेस है पाया जाता है डीएनए में। टी इवन फेजेस में 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन पाया जाता है। देखिए, हम डिफरेंस देखते जाएंगे, इस तरह से पढ़ना जो है इजी हो जाता है कि टी फेजेस से टी इवन फेजेस से बेसिकली टी ऑड फेज कैसे डिफरेंट है और T5 फेज में क्या डिफरेंस है। तो टी इवन फेज से कैसे डिफरेंट है ये टी ऑड फेज, ये देखेंगे कि फर्स्ट हैव डिफरेंट जेनेटिक एंड सेरोलॉजिकल फीचर्स। टी इवन फेज में क्या था, ये क्लोजली रिलेटेड थे इनके जेनेटिकली और सेरोलॉजिकल फीचर, बट टी ऑड फेज जो है ये जेनेटिक और सेरोलॉजिकली इनका जो फीचर है वो डिफरेंट है। मीन्स T1, T3, T7 सब में डिफरेंट होगा जेनेटिक एंड सेरोलॉजिकल फीचर। सेकंड, हैव एन एंगुलर हेड। ये देखिए ये कॉमन फीचर हो गया दोनों में, इवन फेज और ऑड फेज में, कि दोनों में एंगुलर हेड था। लेकिन आगे बताया जा रहा है कि इनमें जो टेल है वो शॉर्ट है और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है, जबकि इवन फेज में टेल जो थी वो कॉन्ट्रेक्टाइल थी, यहाँ नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल हो गई टेल। ओके, थर्ड वन इज डीएनए कंटेन्स साइटोसिन बेस। जबकि इवन फेज में डीएनए जो था वो 5 हाइड्रोक्सी मेथिल साइटोसिन रख रहा था साइटोसिन की जगह पे, लेकिन साइटोसिन बेस कहाँ पाया जा रहा है, टी ऑड फेज में। क्लियर। सी जो सब टाइप है T5 फेजेस, ये देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी दो कैरेक्टर दिए गए हैं कि फर्स्ट वन इज कंटेन एन एंगुलर हेड एंड लॉन्ग नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल। हेड तो T5 फेज का भी एंगुलर है और इसमें एक लंबी, टी ऑड फेज में शॉर्ट थी नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल टेल, T5 फेज में लॉन्ग है टेल और नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल फीचर सेम है। सेकंड, लाइक टी ऑड फेजेस के जैसे ही T5 फेज में क्या है कि दीज ऑल्सो हैव साइटोसिन इन देयर डीएनए। डीएनए में साइटोसिन बेस ही पाया जाता है। ओके, देखिए बात करेंगे हम जो सेकंड टाइप है ऑफ वायरस, यहाँ पे हम बैक्टीरियोफेज की बात कर रहे हैं, तो ये सेकंड टाइप है वायरुलेंट एंड ए वायरुलेंट फेज। वायरुलेंट जिसे लाइटिक भी बोला गया है। लाइटिक क्यों बोला गया था, ये स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया था कि लाइटिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जिस बैक्टीरिया पे लाइक इंसर्ट करते हैं, जिस बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं, वो बैक्टीरिया उस बैक्टीरिया का लाइसिस हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है बैक्टीरिया। दैट इज द रीजन कि इन्हें वायरुलेंट बोला गया है। जबकि ए वायरुलेंट फेज जो होते हैं ये थोड़े इनएक्टिव जैसे फीचर शो करते हैं जब ये अटैक करते हैं किसी बैक्टीरिया पे। मीन्स ये अपना डीएनए जो है बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ रिप्लिकेट कराते हैं, न कि उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि इन्हें टेम्परेट और लाइसोजेनिक फेजेस के साथ साथ ए वायरुलेंट फेज कहा जाता है। ए वायरुलेंट फेज क्यों ये दो ग्रुप में बांटे गए हैं कि यहाँ पे लिखा गया है कि बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन विद बैक्टीरिया।
ठीक है। बैक्टीरिया से ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे संबंध रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं बैक्टीरिया से, उसके बेस पे इन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है अलग अलग, लाइक लाइटिक एंड लाइसोजेनिक। वायरुलेंट जो फेजेस हैं उनका फीचर लाइटिक होता है कि ये बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, और ए वायरुलेंट जो है इनका लाइसोजेनिक फीचर किस लिए लाइसोजेनिक नाम दिया गया है, क्योंकि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करते अनटिल ये वेकअप न कर जाएं। क्योंकि ए वायरुलेंट फेजेस भी कभी कभार लाइक जब स्ट्रेस के कंडीशन में खुद से अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं बैक्टीरियल सेल में, तो उस दौरान ये लाइसोजेनिक फेजेस भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बैक्टीरिया को। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये इनएक्टिव रहते हैं, बैक्टीरियल डीएनए के साथ ही इनका जो रेप्लिकेशन वो होता रहता है। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ 1953 बैक्टीरियोफेजेस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। देखिए 1953 बहुत समय बाद, और जब स्टडी खोज कब हुई थी 1915 से 1917 तक खोज हुई थी। ओके, यहाँ 1953 में लॉफ ने बताया कि बैक्टीरियोफेजेस जो है ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर वायरॉन, मीन्स सेल के बाहर रहने वाले वायरॉन। सेकंड वन इज़ वेजिटेटिव फेज एंड थर्ड वन इज़ प्रो फेज। इनमें से पहला एक्स्ट्रा सेलुलर वायरॉन्स के बारे में जानते हैं कि ये क्या इनका फीचर है। एक्स्ट्रा सेलुलर वायरॉन्स कंप्लीट फेज पार्टिकल्स होते हैं। कंप्लीट फेज पार्टिकल्स का सेंस है कि इनके पास इनका लाइक न्यूक्लिक एसिड कोर भी होता है और प्रोटीन कोट, ये दोनों चीज़ों से बने हुए होते हैं, इसलिए कंप्लीट फेज पार्टिकल बोला गया है एक्स्ट्रा सेलुलर वायरॉन को। दे इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल, फीचर नेचर वही है, बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्ट करेंगे। ओके, तो हम बात करते हैं वेजिटेटिव फेज एंड प्रो फेज के बारे में। यहाँ बताया जा रहा है कि वेजिटेटिव फेजेज एंड प्रो फेजेज आर इंट्रा सेलुलर, अनलाइक एक्स्ट्रा सेलुलर वायरॉन्स जो कंप्लीट फेज पार्टिकल थे, न्यूक्लिक एसिड भी था इनके पास और प्रोटीन कोट भी था, बैक्टीरियल सेल पे ये इन्फेक्ट करते थे। वेजिटेटिव फेज एंड प्रो फेज इंट्रा सेलुलर हैं, हैव न्यूक्लिक एसिड ओनली, इनके पास प्रोटीन कोट नहीं होता, लिखा गया ना प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड ही केवल होता है इनके पास वेजिटेटिव और प्रोफेज के पास। ओके, अब ये एज अ प्रोफेज कैसा इनका फंक्शन होता है, एज अ वेजिटेटिव फेज क्या करते हैं ये उनके बारे में जानते हैं कि एज अ वेजिटेटिव फेज ओके न्यूक्लिक एसिड इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन। दैट इज द रीजन कि ये वायरसेस जो होते हैं ये जैसे ही किसी होस्ट सेल में मीन्स बैक्टीरिया के सेल में अटैक करेंगे तो ये एंटर करते ही रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया सेल का लाइसिस हो जाता है, होस्ट सेल का लाइसिस हो जाता है, एंड इसलिए ये फेजेस वायरुलेंट फेज या लाइटिक फेजेस कहलाते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ T2 फेज एंड T4 फेज का एग्जांपल लिया गया है। यहाँ पे एक डायग्राम छोटा सा ड्रॉ किया गया है, ये T2 फेज को शो कर रहा है, ये डायग्राम आप देख सकते हैं। जबकि एज अ प्रो फेज इट नेवर रिप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली, एज अ प्रो फेज ये कभी इंडिपेंडेंटली खुद से रिप्लिकेशन नहीं करते, बैक्टीरियल सेल पे इन्फेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, खुद से रिप्लिकेट नहीं करते, तो इट इज़ फर्स्ट इंसर्टेड इन द बैक्टीरियल दैट इज होस्ट डीएनए। सबसे पहले ये अपना डीएनए जो प्रोफेज स्टेज वाले जो फेजेस होते हैं ये अपना डीएनए बैक्टीरियल डीएनए दैट इज होस्ट के डीएनए में इंसर्ट कराते हैं, और फिर बैक्टीरियल डीएनए के साथ साथ खुद भी रिप्लिकेट कर रहे होते हैं, लिखा गया ना, एंड देन रिप्लिकेट अलॉन्ग विद द बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरिया के डीएनए के साथ साथ इन फेजेस का भी जो डीएनए है वो रिप्लिकेट हो रहा होता है, डीएनए हो चाहे आरएनए हो, ठीक है, रिप्लिकेट हो रहा होता है। आगे बताया गया है सो बैक्टीरिया कंटेनिंग प्रोफेजेस आर लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, इसलिए वो बैक्टीरिया जो प्रोफेजेस को कंटेन किए होते हैं वो लाइसोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, मीन्स उनका लाइसिस नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते। देखिए बैक्टीरिया को तो लाइसोजेनिक बोल दिया गया, और जो वायरस इन बैक्टीरियाज में इंसर्ट किया रहेगा उस वायरस को क्या कहेंगे, यस उन वायरसेस को कहेंगे लाइसोजेनिक फेज एंड या ए वायरुलेंट फेज या टेम्परेट फेजेस। टेम्परेट नाम यहाँ पे जो है इसका गिवन है क्योंकि ये इनएक्टिव थोड़ा सा अपना नेचर शो करते हैं जब भी ये बैक्टीरिया के बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन पहले ही बताया गया आपको कि ये लाइसोजेनिक फेजेस जो हैं या टेम्परेट फेजेस भी बैक्टीरिया की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर ये कभी स्ट्रेस इनको फील होता है तो ये खुद से अपना रिप्लिकेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन स्टार्ट कर देते हैं, जैसा कि वेजिटेटिव फेज में देखने को मिला था। ठीक है, इनका कुछ एग्जाम्पल दिया गया है लाइसोजेनिक फेजेस का, एग्जाम्पल है F2 एंड M12। देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए आई थिंक जो बचे हुए पार्ट हैं ठीक है उनको दूसरी वीडियो में कवर करना ही अच्छा होगा। जो पार्ट बच जा रहा है इस वीडियो में उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बैक्टीरियोफेज और टाइप्स ऑफ फेजेस के बारे में हमने इस वीडियो में कवर कर लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज यहाँ पे गिवन है, बट इसके बारे में हम डीप में स्टडी करेंगे, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फेज पार्टिकल्स के बारे में भी। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कर सकते हैं, और जब भी वीडियो अपलोड होगी तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से ईजिली देख पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।